वेलकम टू के अकेडमी। के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th NCERT पार्ट नंबर 3 है। पार्ट का नाम है पोषण। आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप यानी कि पेड़ों के रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र भी क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। सारणी 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। आपको परामर्श दिया जाता है। परामर्श यानी कि सलाह कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहें। गर्म एवं ठंडी वस्तु ठंडा, शीतल, गुनगुना, गर्म। आइसक्रीम ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच फलों का रस। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? आइए ज्ञात करें। 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर A, B तथा C नामांकित कीजिए। चित्र 3.1। पात्र A में ठंडा पानी तथा पात्र B में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र C में डालिए। जब अपने बाएं यानी कि वाम हाथ को पात्र A में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को पात्र B में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। पात्र यानी कि बर्तन। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र C में डुबोइए। चित्र 3.1। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग C में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि
कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ये हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप उसकी ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। ये रहा डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की एक नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे C द्वारा दर्शाते हैं। वो जो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहेली में उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल F है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। क्रियाकलाप 3.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। जब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अथवा 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। आपको ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए।
आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। क्रियाकलाप 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। आपके अपने परीक्षणों को सारणी में 3.2 में अंकित कीजिए। क्रियाकलाप 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से आपने अपने कुछ मित्रों, ये तो पढ़ लिया था। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सुविधाएं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। तीसरी बात है, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। चित्र 3.3। फोर्थ है, थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि। कुछ विद्यार्थी के शरीर के ताप। नाम और ताप। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी: डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। 42 डिग्री सेल्सियस है। प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। चित्र 3.4 जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए।
तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापता है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आइए इस प्रकार का उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 3.5 किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पानी का तल गिरने लगता है। पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि आपने अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि आप जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहेली जानना चाहती है कि क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। Sorry, I can't hear you. Hello. ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। क्रियाकलाप 3.6 एल्यूमीनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे पर
इसको एक प्रयोगशाला स्टैंड पर घसिए। यदि आपको स्टैंड न दबाकर रख सकते हैं, यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। Come to the point and let's discuss about the do you prefer cold weather or warm weather? किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन, चित्र 3.7। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? So what's the qualification? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि चालन किसे कहते हैं तो आप बता दें कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? क्रियाकलाप 3.7। किसी बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। चित्र 3.8। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षण को सारणी 3.3 में लिखिए। अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखिए। स्टील की चम्मच वस्तु, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है धातु। क्या दूसरा गर्म होता है या नहीं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्यूमीनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। विभिन्न पदार्थों का ऊष्मा का चालन, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 3.8। गोल पैदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पैदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं इसका चित्र भी बनाइए। चित्र 3.9। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है।
यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। जल में ऊष्मा का संवहन। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। उस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और इस प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 द्वारा आप इस प्रकार की पुष्टि कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.9। एक मोमबत्ती जलाइए। आपको एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। चित्र 3.10। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा अधिक गर्म अनुभव करता है? ऐसा क्यों है? वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। सावधान, आप हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल, धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। चित्र 3.11। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। चित्र 3.11 इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकतम स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब तक हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण
Yeah. किसी अन्य वस्तु से But टकराते if you are हैं talking about 7% person not the rest, तो इनका then कुछ भाग 93% परिवर्तित is हो जाता है, all good ना? कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता Only लगाएं। 3 doctors are per 1 lakh people. टिन के एक जैसे 2 डब्बे लीजिए। Only available. इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद श्वेत पेंट कीजिए। चित्र 3.12। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा इन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? Where are you from, Akshay? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। Do you know? You're working with this bank. क्रियाकलाप 3.11। क्रियाकलाप 3.10 में Okay, change the topic. उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों Cold में weather or hot weather? समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में तथा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में This is not the right answer. I am just telling that. जल का What do you ताप like? Cold weather or समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है।
प्रमुख शब्द सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण ताप, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी, प्रतिरोधक। आपने क्या सीखा? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि के माप हैं। तापमापी वह युक्ति है जिसके द्वारा ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का प्रयोग प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का ताप सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। यह चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मा विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम अनुभव करते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इनके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, ट्रैप रहती है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी खाली स्थान द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, उबलते हुए पानी का ताप तापमापी से नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट है, ताप को डिग्री में मापते हैं। नेक्स्ट है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को खाली स्थान कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण खाली स्थान प्रक्रम द्वारा करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा खालिस्तान रंग के वस्त्रों का ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन 4, कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी के साथ शब्दों से मिलान कीजिए। थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, गर्मियाँ, सर्दियाँ, दिन रात। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र 3.13 को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत
सफ़ेद पेंट किया जाए? व्याख्या कीजिए। 8 है 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का ताप होगा 80 डिग्री सेल्सियस है 50 डिग्री से अधिक लेकिन 80 से कम 20 डिग्री सेल्सियस तथा है 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। न तो लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। 10 है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। ख है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। ग विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। घ ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ख ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। ग स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। घ स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं कार्य। पहला है किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि क तापमापी का उपयोग करने से पहले वह उसे किसी द्रव में क्यों डुबोती है। ख तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। ग ताप का शरीर मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। घ शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग है। आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पूछकर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है किसी पशु चिकित्सक के पास जाइए और उनसे पालतू पशुओं तथा पक्षियों के सामान्य ताप के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा चर्चा कीजिए। लोहे की किसी छड़ पर एक पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटिए। छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर कागज़ को जलाने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह जल पाता है? अपने परीक्षण की व्याख्या कीजिए। चौथा है कागज़ की एक शीट लीजिए। इस पर चित्र 3.14 में दर्शाए अनुसार एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल बनाइए। कागज़ को रेखा के अनुदिश काटिए। चित्र 3.14 में दर्शाए अनुसार कागज़ को जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर लटकाइए। देखिए क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ध्यान रखिए सर्पिल का निचला भाग ज्वाला के ठीक ऊपर इतनी ऊंचाई पर हो कि उसमें आग न लग जाए। पारदर्शी नेक्स्ट है 5वां पारदर्शी कांच की चौड़े मुंह की दो एक जैसी बोतल लीजिए। एक बोतल में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल या स्याही की कुछ बूंदें डालिए। इस बोतल को गर्म करने से पूरा भरिए। दूसरी बोतल को ठंडे पानी से पूरा भरिए। ठंडे पानी की बोतल को एक मोटे कागज़ जैसे पोस्टकार्ड से ढकिए। पोस्टकार्ड को एक हाथ से दबाकर रखिए तथा दूसरे हाथ से बोतल को पकड़िए। बोतल को उल्टा कीजिए तथा इसको गर्म पानी की बोतल के ऊपर रखिए। दोनों बोतलों को कसकर पकड़िए। किसी दूसरे व्यक्ति से पोस्टकार्ड को खींचने के लिए कहिए। देखिए क्या होता है, व्याख्या कीजिए। क्या आप जानते हैं सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोलशास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। अनोखी बात यह थी कि उन्होंने जल का क्वथनांक
उबलने का ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जमने का ताप 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया था, तथापि इस क्रम को बहुत अधिक ही उलट दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।